नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। अभी और खून के आंसू रोएगा जिन्ना का देश, पाकिस्तान को दी गई धमकी। निक्की यादव की मर्डर मिस्ट्री, पिता ने ही दिया था कत्ल का आइडिया, इस डर से साहिल ने की हत्या। मोदी सरकार से 2024 में अकेले मुकाबला नहीं कर सकती कांग्रेस, केसी वेणुगोपाल को भी हो गया एहसास, पर दिया जोर। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव ठाकुर। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का दावा, जल्द ही शुरू होगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमिनिया। केदारनाथ धाम के रास्ते में तैनात रहेंगे विशेष जवान, घोड़ों खच्चरों पर रहेगी नजर। इस साल 25 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। कहावत है कि जो बोते हैं वही हम काटते भी हैं। ये कहावत अब दर्दनाक सच बन के सामने आ रहा है। पाकिस्तान के तहरीकी तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ही नाक में अब दम कर रखा है। एक तरफ पाकिस्तान जहां आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, वहीं आतंकवाद ने भी पड़ोसी देश का जीना मुश्किल करके रखा है। टीटीपी नाम कराची पुलिस प्रमुख के कार्यालय पर धावा बोलने के बाद पाकिस्तान में और हमले की चेतावनी दे डाली। टीटीपी ने शनिवार को ही एक बयान में कहा है कि वो पुलिस पर आगे भी हमला जारी रखेगा। टीटीपी ने जारी बयान में कहा, पुलिस कर्मियों की गुलाम सेना के साथ हमारे युद्ध से दूर रहना चाहिए, अन्यथा शीर्ष पुलिस अधिकारियों की सुरक्षित पनाहगाहों पर हमले जारी रहेंगे। बयान में आगे कहा गया है कि हम सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर चेतावनी देना चाहते हैं कि वे फर्जी मुठभेड़ों में निर्दोष कैदियों को शहीद करना बंद करें, अन्यथा भविष्य में होने वाले हमलों की तीव्रता और भी अधिक गंभीर हो जाएगी। गौरतलब है कि सबसे घनी आबादी वाले शहर कराची में शुक्रवार को टीटीपी के हथियारबंद आतंकवादियों ने पुलिस प्रमुख कार्यालय पर हमला कर दिया था। इस हमले में टीटीपी के 5 आतंकवादी और 4 अन्य लोग मारे गए थे। कराची पुलिस प्रमुख कार्यालय पर शुक्रवार को शाम 7:10 पर यह हमला किया गया था। वो बाद में आतंकवादियों से पुलिस ने प्रमुख कार्यालय को खाली करा लिया था। वहीं पिछले महीने पेशावर में एक पुलिस परिसर में अंदर मस्जिद में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर दिया था। इस विस्फोट में 80 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर पुलिस अधिकारी ही थे। इस घटना के बाद कुछ जूनियर रैंकों के पुलिसकर्मियों ने आलोचना की थी और कहा था कि उन्हें सेना का काम करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पूर्व पाकिस्तान प्रधानमंत्री का प्रशासन टीटीपी के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहता है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में लिव इन पार्टनर की हत्या के मामले में आए दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में ही जांच के दौरान अब पता चला है कि साहिल गहलोत के परिवार के सदस्यों ने उससे निक्की यादव से पीछा छुड़ाने को कहा था, ताकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर किसी तरह की कोई आंच ना आ पाए। क्योंकि निक्की ने साहिल को धमकी दी थी कि वो उसके शादी में आएगी और उसको बेनकाब कर देगी। निक्की यादव को साहिल गहलोत की दूसरी शादी के बारे में कथित तौर पर उसकी सगाई के दिन ही पता चला था।
जब एक आम दोस्त ने उसे समारोह से जुड़े एक तस्वीर को निकी को भेजा था। इसके बाद ही निकी ने गहलोत से फोन पर बात करते हुए शादी वाली जगह पर पहुंचकर बेनकाब करने की भी धमकी साहिल को दी थी। इसी दौरान साहिल गहलोत ने निकी की धमकी के बारे में अपने पिता, दो चचेरे भाई और दो दोस्तों को बताया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद सभी ने साहिल की से समस्या से छुटकारा पाने को कहा। और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि मुख्य आरोपी के परिवार की कही कथित मिलीभगत थी ये हत्या, जिसने निकी यादव की हत्या के कुछ देर बाद ही शादी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और तब तक के लिए पारिवारिक ढाबे पर उसके शव को रख दिया। निकी को फोटो मिलने के बाद उसने तुरंत साहिल को फोन किया था, जबकि अभी साहिल के एंगेजमेंट का ही कार्यक्रम चल रहा था। हालांकि पहले तो साहिल ने कई बार फोन नहीं उठाया। निकी द्वारा लगातार फोन करने पर साहिल ने फोन उठा लिया और उससे बात करनी शुरू की। इस दौरान निकी ने उसे बेनकाब करने की धमकी दी और साहिल और उसके परिवार के मिली भगत के रूप में निकी यादव का हत्या हो गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को विपक्षी एकता की आवश्यकता पर विचार करते हुए कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार से अकेले नहीं लड़ सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा विरोधी वोटों के बंटने की संभावना को कम करने के लिए विपक्षी दलों की एकता और आवश्यकता ही एकमात्र मानदंड है। एक रिपोर्ट की बात करें तो कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कांग्रेस विपक्षी एकता के बारे में समान रूप से चिंतित है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई मौकों पर सही कहा था कि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस अकेले ही सरकार से नहीं लड़ सकती। कांग्रेस अकेले अपनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हमें इस अलोकतांत्रिक तानाशाही सरकार को सत्ता से हटाना के लिए विपक्ष एकता की जरूरत है। इन ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्षियों का एक होना जरूरी है। केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा है कि कांग्रेस इसके लिए बहुत उत्सुक है। पिछले संसद सत्र का एक उदाहरण भी दिया गया इसमें। उन्होंने कहा कि हमारा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले की और अदानी मुद्दों पर ही संसद में एक आवाज रखने के लिए विपक्ष की बैठक बुलाई। मोटे तौर पर हम सोच रहे हैं कि हमें भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। हमें बीजेपी विरोधी वोटों को बंटने का मौका नहीं देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति है। वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस ने तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा काम अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियां तानाशाही है। उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव चिन्ह धनुष और तीर आवंटित करने के चुनाव आयोग के कदम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की है। उद्धव गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग भी की। इस पर शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें इस मैटर का जिक्र कल करने का कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी अर्जी का जल्द सुनवाई की मांग की है, इसमें शामिल नहीं किया, यानी कि कोई मिसिंग लिस्ट इसमें शामिल नहीं है और अर्जी तब तक पूर्ण नहीं होता है। बिना लिस्ट में शामिल किए कोई तारीख अदालत की ओर से नहीं दी जा सकती। आप पहले जरूरी औपचारिकता पूरी करें और उसके बाद ही आइए। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर से सटे कसुम्पट्टी विधानसभा क्षेत्र के चमियाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने वादा किया है कि जल्द ही इस अस्पताल का सुचारू रूप से शुरुआत की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्थानीय युवकों को रोजगार दिया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने पूर्व सरकार पर धर्माधीन अस्पताल का उद्घाटन करने का आरोप लगाया है और कहा है कि यहां स्थानीय युवकों को भी रोजगार देने में अनदेखी की गई थी। लेकिन अब की सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और स्थानीय लोगों के ही को ही रोजगार मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आईजीएमसी अस्पताल के फेज 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी इसी पंचायत में बन रहा है और जल्द ही ये अस्पताल सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम सांडिल के साथ अस्पताल का दौरा भी उन्होंने किया। उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व सरकार ने चुनाव से ठीक 3 महीने पहले आनन फानन में ही इस अस्पताल का उद्घाटन किया था, लेकिन इसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और ना ही यह सुचारू रूप से चल रहा था। सरकार को इसके उद्घाटन तभी करना चाहिए था जब इसमें सुविधाएं होती। इस अस्पताल के लिए 260 बीघा जमीन चमियाना और सलारू पंचायत के लोगों द्वारा दी गई थी, लेकिन इस अस्पताल में योग्यता के अनुसार इसी क्षेत्र के युवकों को रोजगार नहीं दिया गया। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और स्थानीय युवकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें रोजगार का अवसर मिलेगा। पूर्व सरकार ने यहाँ पर बंदरवाट कराने का काम भी किया है और बाहर से लोगों को लगाया गया था, लेकिन अब इस पंचायत के हर घर से एक व्यक्ति को यहाँ पर रोजगार मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इस साल का केदारनाथ धाम जाने वाले रास्ते पर घोड़ों और खच्चरों की निगरानी के लिए विशेष जवानों को तैनात किया जाएगा। केदारनाथ मंदिर के आधार शिविर गौरी कुंड से केदारनाथ के बीच 19 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा में बड़ी संख्या में बाबा भोले के भक्त घोड़ों और खच्चरों पर सवारी करके केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। खच्चरों और घोड़ों के साथ अमानवीयता ना हो, इसके लिए इस बार रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विशेष उपाय करने पर जोर दिया है। इसके लिए प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को केदारनाथ के पूरे पैदल रास्ते पर तैनात करने की योजना बनाई गई है। केदारनाथ यात्रा को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय द्वारा आयोजित बैठक में जिलाधिकारी दीक्षित ने ये जानकारी शेयर की। इस साल केदारनाथ की यात्रा 25 अप्रैल को शुरू होगी और जीएम मयूर दीक्षित ने बताया है कि प्रांतीय रक्षक दल के जवानों इस बात की निगरानी करेंगे कि केदारनाथ के यात्रा मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों के साथ कोई क्रूरता न हो। किसी भी हालत में बीमार और कमजोर घोड़ों और खच्चरों को काम पर नहीं लाया जाएगा। दीक्षित ने यह भी कहा है कि यात्रा के हर पड़ाव पर जवानों की तैनाती करने से पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल केदारनाथ यात्रा के दौरान ही कई घोड़ों और खच्चरों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद आरोप लगाया गया था कि घोड़ों और खच्चरों के मालिकों के ज्यादा काम लेने के कारण ही ये मौत हुई। राष्ट्रीय राजधानी सहित कई राज्यों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात में अभी से अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच गया है। ऐसे में फरवरी में ही गर्मी की महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक गुजरात के कोंकण और कच्छ क्षेत्र में हीट वेव देखी जा सकती है। अगले 2 दिनों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। सुरेंद्रनगर, राजकोट और कच्छ में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। पिछले 11 साल के तापमान के आंकड़ों को देखा जाए तो 2015 में फरवरी महीने में तापमान अधिकतम 37.8 डिग्री था। आपको बता दें कि बीते 16 फरवरी को गुजरात के भुज और कच्छ जिले में 71 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करें तो 2015 के बाद फरवरी में बीते शनिवार को न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था। वहीं मौसम विभाग का अनुमान ये भी है कि उत्तर और मध्य भारत में अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। दरअसल ये संकेत है कि गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने की राह पर है। मौसम विभाग के मुताबिक तटीय राज्यों में फरवरी में असामान्य गर्मी रह सकती है। तेज धूप से जल सकता है राजधानी गुजरात का।
बिहार की राजधानी पटना समेत सभी जिलों में अब गर्मी दस्तक देने लगी है। रविवार से ही तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। पटना स्थित मौसम विभाग के वैज्ञानिक राकेश कुमार के मुताबिक अब सुबह और शाम में भी ठंड का एहसास धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में अधिकतम तापमान ऊपर जाता नजर आ रहा है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ शनिवार को 30.5 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को तापमान करीब 2.7 डिग्री का उछाल देखा गया। बिहार में इन दिनों राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी है। एक और जहां जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बागी बयानों से महागठबंधन में बड़ी टूट की आशंका जाहिर की सी किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेयूडी में भी बड़ा घमासान मचने के आसार नजर आने लगे हैं। दरअसल जेयूडी संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना में जेयूडी कार्यकर्ताओं के साथ 2 दिवसीय बैठक कर रहे हैं। बैठक के पहले दिन कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को के संग मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। वहीं आज यानी कि सोमवार को दूसरे दिन की बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्विटर हैंडल से रविवार की रात को ही एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने सोमवार को पटना के होटल मौर्य में मीडिया को संबोधित करने की बात भी कही थी। उपेंद्र कुशवाहा ने इस ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। इन चर्चाओं के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा सोमवार कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर जेयूडी से अलग अपनी योजना कर। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट में लिखा था कि मैं कल दिनांक 20 फरवरी को अपराह्न 2 बजे पटना के मौर्य होटल में प्रेस एवं मीडिया के साथियों से बात करूंगा। लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत खास होने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन का के बारे में बातचीत की। वहीं यहाँ 3 दिवसीय समिट में कुल 34 सत्र रहे, जो शुक्रवार को ही उद्घाटन संपूर्ण हुआ। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रिलायंस इंडस्ट्री के सीएमडी मुकेश अंबानी भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इसके अतिरिक्त अमित शाह, निर्मला सीतारमन और अश्विनी वैष्णव सहित कई केंद्रीय मंत्री विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता करें करेंगे और राज्य सरकार ने भी 3 दिवसीय आयोजन के लिए लखनऊ हवाई अड्डे और जिला मुख्यालय के पास स्थित वृंदावन योजना में खाली पड़ी जमीन पर इसकी व्यवस्था की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए सरकार पर अपने 10 साल से के शासन के दौरान 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का 1 रुपया का भी आरोप नहीं है। वो यहाँ से लगभग 370 किलोमीटर दूर पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। भाजपा नेता ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का 1 रुपया का भी आरोप नहीं है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार को देखा जाए तो तब 12 लाख करोड़ रुपए के कई घोटाले हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ होने के बावजूद मनमोहन सिंह भारत को 1 दशक तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में 11वें नंबर पर ही रखने में सफल रहे। कांग्रेस के एक नेता ने तो इसे उनकी कामयाबी बताते हुए उनकी तारीफ भी की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने भारत को 5वें स्थान पर पहुंचा दिया।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सालूनी पुलिस स्टेशन और से धर्मशाला की मेकोडगंज में 0 एफआईआर के तहत मामला दर्ज करवाया गया है, जिससे एक वन विभाग की महिला कर्मचारी ने अपने ही विभाग के अकाउंटेंट के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। दरअसल पीड़ित महिला कर्मचारी डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम देखती है। मकोडगंज पुलिस थाना प्रभारी रिंकू सूर्यवंशी ने से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला कर्मचारी ने शिकायत में आरोप लगाया है कि फरवरी के प्रथम हफ्ते में ऑफिस से जुड़े ऑडिट के संबंध हो वो धर्मशाला स्थित विभाग के ऑफिस में ही ऑडिट के सिलसिले भी के साथ ही अकाउंटेंट आरोपी शिव कुमार भारद्वाज और एक अन्य महिला डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ सलूनी से धर्मशाला आई थी। उस दौरान जब देर शाम तक काम कंप्लीट किया तो उसके बाद ही वापस सलूनी जाने के अलावा इन सब की ओर से मेकोडगंज के एक होटल में ही रुकना मुनासिब समझा और एसएचओ सूर्यवंशी ने कहा कि अपने आरोप में महिला ने बताया कि होटल में कुछ देर तक पार्टी चलती रही। पार्टी के दौरान उन्हें थकान महसूस हुई तो वो अपने रूम में चली गई, मगर आरोपी उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। उस दौरान दूसरे साथी डेटा एंट्री ऑपरेटर भी साथी थे और पीड़िता विश्वास के साथ फिर पार्टी प्लेस में पहुंच गए, मगर वहां आरोपी शिव कुमार ने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो ये देख में के पीड़ित महिला फिर से वापस रूम में आ गई। इसी बीच फिर से आरोपी ने रूम में आकर दस्तक दी और उसके साथ दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ की। पीड़ित की शिकायत के मुताबिक उसने इज्जत बचाने के लिए आरोपी को विंडो से कूद जाने का हवाला दिया, तो सुनकर आरोपी तुरंत घबराकर मौके से वापस लौट गया। दिल्ली के लाल किले पर आतंकी हमले में दोषी करार लश्कर ए तैयबा के आतंकी को फांसी देने की कवायद शुरू हुई है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में प्रशासन ने डेथ वारंट जारी करवाने के लिए निचली अदालत को लेटर लिखा है। तिहाड़ प्रशासन अदालत से डेथ वारंट जारी करवाने की मांग की है ताकि ये तय हो सके कि आरिफ को किस तारीख कितने बजे फांसी दी जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट में मामले से जुड़ी कोई याचिका पेंडिंग नहीं है। दोषी को 7 दिन का समय दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में या राष्ट्रपति के आगे कोई दया को याचिका लगाना चाहता है तो लगा सकता है, लेकिन आरिफ की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। फिलहाल तिहाड़ जेल के कोर्ट में डेथ वारंट जारी करने की अपील की है। वहीं 27 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि आरिफ को अभी फांसी देने में वक्त लगेगा, क्योंकि आरिफ के पास अंत समय में भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से दया याचिका लगाने का मौका रहता है। कानूनी दाव पेच से फांसी टलेगी तो नहीं, लेकिन इसमें देरी जरूर हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।